नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12th इंग्लिश पोएट्री के 5वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम है अ रोड साइड स्टैंड और जिसके लेखक हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूँ कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो ये चैप्टर आपके लिए धुआं होने वाला है, यानी बहुत ही बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में मैं आज आपको ये चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपके लिए एक भी % डाउट शेष नहीं बचेगा। चलिए सबसे पहले चैप्टर के नाम की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि रोड साइड स्टैंड। रोड साइड स्टैंड इसका मतलब होता है सड़क किनारे एक दुकान। ठीक है, रोड साइड स्टैंड का मतलब ही होता है सड़क किनारे की दुकान। रोड साइड मतलब एक दुकान। ठीक है, किसी विशेष दुकान की बात की जाएगी। अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसके लेखक हैं, तो आप सबको पता होगा कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट का नाम जहाँ जहाँ आया इन्होंने बहुत कम बोला, लेकिन उनकी बातों का अर्थ बहुत बड़ा निकला। अर्थात रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अंदर गागर में सागर समेटने का गुण है। वो कम लिखते हैं लेकिन उसका अर्थ बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक उसी प्रकार ये पोयम भी है, तो इसमें बिल्कुल भी भटकना मत। सीधे सीधे मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने हम सभी से प्रार्थना की है कि सड़क किनारे जो दुकानें होती हैं उन पर भी हमें ध्यान देना चाहिए, और वो भी अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए किस तरह से संघर्ष करते हैं। तो आपकी पोयम यहाँ से स्टार्ट होती है। मेरी बुक राजीव प्रकाशन की है। बहुत सारे बच्चे बार बार कमेंट करके पूछते हैं कि किस बुक से पढ़ा रहे हैं, तो राजीव प्रकाशन इलाहाबाद के किसी भी क्षेत्र में आपको ये बुक बहुत आसानी से मिल जाएगी। चलिए आगे कहते हैं कि द लिटिल ओल्ड हाउस वाज आउट विद अ लिटिल न्यू सेट। एक एक का ध्यान से समझना। द लिटिल ओल्ड हाउस, लिटिल मतलब छोटा, ओल्ड मतलब पुराना, हाउस मतलब घर। तो छोटा पुराना घर वाज आउट, वाज आउट मतलब होता है बाहर था, विथ मतलब होता है साथ, अ लिटिल छोटे, न्यू नए, सेट छप्पर के साथ। ठीक है, तो जो उस घर की छप्पर थी वो नई थी। क्लियर है? तो छोटा पुराना घर छोटे नए छप्पर के साथ वाज आउट, बाहर था। क्लियर है कि छोटा पुराना घर छोटे नए छप्पर के साथ, विथ मतलब के साथ, वाज आउट बाहर था। वाज मतलब था, आउट मतलब बाहर। क्लियर है कि छोटा पुराना घर छोटे नए छप्पर के साथ बाहर था। अब देखिए, इन फ्रंट ठीक सामने, एट द एज किनारे पर, ऑफ द रोड सड़क के। ठीक है, वेयर जहाँ से, द ट्रैफिक स्पीड, ट्रैफिक मतलब यातायात, स्पीड मतलब रफ्तार पकड़ता है। ठीक है, फिर से कि इन फ्रंट मतलब होता है ठीक सामने, एट द एज किनारे पर, ऑफ द रोड सड़क के। सड़क के किनारे यानी द एज ऑफ द रोड, पहले इसको पढ़िए, द एज ऑफ द रोड। एज मतलब होता है किनारा, रोड मतलब सड़क। तो सड़क के किनारे, इन फ्रंट इसके ठीक सामने से, यानी इस दुकान के ठीक सामने से, ये दुकान तो सड़क के किनारे थी लेकिन इस दुकान के ठीक सामने से द ट्रैफिक स्पीड, यातायात रफ्तार पकड़ता है, अर्थात गाड़ियाँ तेज़ी से गुजरती हैं। दोनों तरह से समझा दिया। तो आप इसको सीधे सीधे शब्दों में ऐसे कहेंगे कि इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड, एज ऑफ द रोड सड़क के किनारे, इन फ्रंट ठीक सामने से, यानी इस दुकान के ठीक सामने से या इस घर के ठीक सामने से, द ट्रैफिक स्पीड यातायात रफ्तार पकड़ता है, यातायात तेज़ी से गुजरता है या फिर गाड़ियाँ तेज़ी से गुजरती हैं। दोनों तरह से बता दिया। तो इसको इस तरह से पढ़ना है कि द लिटिल ओल्ड हाउस, छोटा पुराना घर छोटे नए छप्पर के साथ बाहर था, सड़क के किनारे इस घर के ठीक सामने से यातायात रफ्तार पकड़ता है या फिर गाड़ियाँ बहुत तेज़ी से गुजरती हैं। यानी कि ये दुकान सड़क के किनारे बनी हुई थी और इस दुकान के ठीक सामने से, जैसे ये सड़क हो गई तो सड़क के किनारे ये दुकान हो गई और इसके सामने से गाड़ियाँ बहुत तेज़ी से गुजरती हैं। थोड़ा सा भी भटकना मत, क्योंकि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोयम है। ठीक है, भटकना मत। अ रोड साइड स्टैंड, अ रोड साइड स्टैंड, एक रोड साइड स्टैंड, एक सड़क के किनारे की दुकान या फिर सड़क के किनारे एक दुकान, दैट टू जो कि पैथेटिकली
बड़ी दयनीयता से प्लेड प्रार्थना करती है। सड़क किनारे की दुकान जो बड़ी दयालुता से या दयनीयता से प्रार्थना करती है। किस चीज़ के लिए प्रार्थना करती है? अब देखिए, इसको ध्यान से समझना। पहले तो इन्होंने कहा है यहाँ पे कि अ रोड साइड स्टैंड, सड़क किनारे की दुकान, दैट टू पैथिकली पेड, जो बड़ी दयनीयता से प्रार्थना करती है। अब किस चीज़ के लिए प्रार्थना कर रही है, ये इन दोनों लाइनों में बताया गया है, ऊपर वाली और नीचे वाली। ठीक है, तो ध्यान से समझना। कहते हैं कि इट वुड नॉट बी फेयर, इट वुड बी नॉट फेयर, ये सही नहीं होगा। फेयर मतलब ये सही नहीं होगा। टू से ये कहना सही नहीं होगा फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड, कि रोटी के एक टुकड़े के लिए। पहले तो इन्होंने कहा है ऊपर कि अ रोड साइड स्टैंड, एक सड़क किनारे दुकान या सड़क किनारे एक दुकान, दैट टू पैथिकली पेड, जो बड़ी दयनीयता से प्लेड प्रार्थना करती है। देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि 2 जून की रोटी मिल जाए बहुत है, तो वही चीज़ यहाँ पे लेखक समझा रहे हैं हमको कि वो जो रोड है ना, वो जो दुकान है ना, वो प्रार्थना तो कर रही है लेकिन उसे रोटी नहीं चाहिए। ये कह रहे हैं ना कि इट वुड नॉट बी फेयर, ये सही नहीं होगा टू से ये कहना सही नहीं होगा फ्योर अ डोल ऑफ ब्रेड, कि वो रोटी के टुकड़े के लिए प्रार्थना करे। डोल ऑफ ब्रेड मतलब होता है रोटी का टुकड़ा, तो रोटी के टुकड़े के लिए वो प्रार्थना कर रही है, ऐसा कहना सही नहीं होगा। बट फॉर सम ऑफ द मनी, बट लेकिन फॉर सम कुछ ऑफ द मनी, धन के लिए, लेकिन कुछ धन के लिए, द कैश नगदी, कैश मतलब होता है नगदी, नोट जो हम गिनते हैं, तो नगदी के लिए, हुज फ्लो जिसका प्रवाह, सपोर्ट्स सहारा देता है। ठीक है, जिसका प्रवाह सहारा देता है। एक बार फिर से देख लीजिए ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। अ रोड साइड स्टैंड, सड़क किनारे की एक दुकान, दैट टू पैथिकली पेड, पैथिकली दयनीयता से, प्लेड प्रार्थना करती है या निवेदन करती है। आगे उन्होंने कहा कि इट वुड नॉट बी फेयर टू से, ये कहना ठीक नहीं होगा या सही नहीं होगा फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड, कि वो रोटी के टुकड़े के लिए प्रार्थना करती है। ठीक है, तो ये हमें अपनी तरफ से जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर इन्होंने एक बार बोल दिया कि प्रार्थना करती है, तो नीचे इन्होंने प्रार्थना करती है नहीं जोड़ा। हमें अपनी तरफ से जोड़ना होगा कि ये कहना सही नहीं होगा कि वो रोटी के टुकड़े के लिए प्रार्थना करती है। बट फॉर द सम ऑफ मनी, बट फॉर सम ऑफ द मनी, बट लेकिन फॉर सम ऑफ द मनी, मनी कुछ धन के लिए, लेकिन कुछ धन के लिए प्रार्थना कर रही है वो दुकान। अर्थात वो चाहता है, जो दुकान का मालिक है वो चाहता है कि लोग आएँ, उसकी दुकान से सामान खरीदें और उसे कुछ कमाई हो, उसे कुछ धन मिले। द कैश नगदी या नगद, हुज फ्लो जिसका प्रवाह, सपोर्ट्स सहारा देता है, द फ्लावर फूलों को, ऑफ द सिटीज शहरों के। अब शहर के जो फूल हैं, इसका मतलब है कि शहर के जो लोग हैं, अगर लोगों के पास फ्लावर्स, फ्लावर्स का मतलब है लोगों से, अगर लोगों के पास पैसा होगा तो शहर का विकास होगा। जैसे अपने आसपास देखिए, जिसके पास बहुत सारा पैसा है उसने बहुत सारी बिल्डिंगें बना ली, बहुत सारी गाड़ियां खरीद ली। अब पता चला सबके पास बहुत सारा पैसा हो जाए, पूरे गांव के लोगों के पास बहुत सारा पैसा हो जाए, तो सब लोग बड़े बड़े मकान बना लेंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद लेंगे, तो पूरे गांव का विकास होगा। अब पता चले कि किसी के पास पैसा नहीं है, तो सब बेचारे साइकिल से या पैदल अपना जीवन यापन किसी तरह से कर रहे हैं, तो पूरे गांव का विकास नहीं होगा। तो पूरे गांव का विकास कैसे होगा? अगर सबके पास पैसा हो, सभी लोगों के पास। तो वही चीज़ कह रहे हैं कि द फ्लावर्स, जो शहर के लोग हैं, ऑफ द सिटीज़, शहर के जो लोग हैं, अर्थात शहर के विकास में। ठीक है, तो इसका मतलब सीधा सीधा है शहर के विकास से। ठीक है, बट फ्लावर ऑफ द सिटीज़ का मतलब होता है शहर के लोग। तो शहर के लोगों के पास जब पैसा होगा तो वो शहर का विकास करेंगे। ठीक है, तो आप इसको आसान शब्दों में बोलेंगे कि द हुज फ्लो जिसका प्रवाह, सपोर्ट्स सहारा देता है, द फ्लावर ऑफ सिटीज़ शहरों के विकास में। फ्रॉम सिंकिंग, सिंकिंग मतलब होता है डूबना, एंड विदरिंग फेंट मुरझाना। आप इसको कह सकते हैं लड़खड़ा कर गिरना। ठीक है, तो इसको ऐसे कहिए कि जिसका प्रवाह शहरों के विकास में, या फिर शहरों के विकास को डूबने और लड़खड़ा कर गिरने से बचाता है। सपोर्ट मतलब सहारा देना। ठीक है, तो डूबने और लड़खड़ा कर गिरने से बचाता है।
द फ्लावर ऑफ सिटीज़ आप इसका ऐसे भी कह सकते हैं कि जो शहर के लोगों को डूबने और लड़खड़ा कर गिरने से बचाता है। दोनों तरह से, बट विकास कहना ज़्यादा सही होगा क्योंकि यहाँ पे लेखक डायरेक्ट विकास पर ही फोकस कर रहा है कि सबका विकास हो, सबका साथ सबका विकास। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लीजिए। बट फॉर सम ऑफ द मनी, लेकिन ये लोग किसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं? पैसे के लिए। द कैश, नगद। हुज फ्लो, जिसका प्रवाह है, यानी नगद सबके पास होगा तो उसका प्रवाह। सपोर्ट्स द फ्लावर ऑफ सिटीज, शहर के लोगों को डूबने और लड़खड़ा कर गिरने से बचाता है, या फिर शहर के विकास को डूबने और लड़खड़ा कर गिरने से बचाता है। क्लियर है? दोनों तरह से बोल सकते हैं, गलत नहीं है। द पॉलिश्ड ट्रैफिक, पॉलिश्ड का मतलब होता है परिष्कृत या शिष्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉलिश्ड ट्रैफिक की बात है, यानी जो अमीर लोग हैं, जो धनी लोग हैं, उनकी गाड़ियाँ, तो धनी लोगों की गाड़ियाँ पास्ट गुजरती हैं विद अ माइंड अहेड, बिना ध्यान दिए। माइंड अहेड मतलब उन लोगों ने पहले ही सोच लिया होता है कि रास्ते में कहीं रुकना नहीं है, सीधा प्रतापगढ़ से चले हैं तो अब डायरेक्ट इलाहाबाद में ही रुकेंगे, बीच में कहीं पर भी नहीं रुकना। तो माइंड अहेड का मतलब होता है कि पहले से ही विचार बनाकर वो लोग निकलते हैं कि हम बीच में कहीं नहीं रुकेंगे। ठीक है, तो द पॉलिश ट्रैफिक, धनी लोगों की गाड़ियाँ बिना उन पर ध्यान दिए गुजर जाती हैं, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि धनी लोगों की गाड़ियाँ उन लोगों को नज़रअंदाज करके गुजरती रहती हैं। और इफ़ एवर असाइड अ मोमेंट, और इफ़, और यदि कभी, असाइड अ मोमेंट, कोई एक गाड़ी एक क्षण के लिए रुक जाती है, और इफ़ एवर असाइड अ मोमेंट, अगर कभी कोई गाड़ी क्षण भर के लिए रुक जाती है, देन आउट ऑफ सॉर्ट, तो वो आउट ऑफ सॉर्ट हो जाता है। आउट ऑफ सॉर्ट का मतलब होता है नाराज हो जाता है या दुखी हो जाता है, तो आप बोलेंगे दुखी हो जाता है। तो और इफ एवर साइड मोमेंट, और अगर कभी कोई गाड़ी रुक भी जाती है तो देन आउट ऑफ सॉर्ट, तो वह व्यक्ति दुखी हो जाता है। एट हैविंग द लैंडस्केप, लैंडस्केप को देखकर, भूदृश्य को देखकर, मार्ज्ड, जो बर्बाद हो गया है या खराब हो गया है या बिगड़ गया है। यहाँ पे हो गया था ऊपर वाला, नीचे वाला समझना कि एट हैविंग द लैंडस्केप, लैंडस्केप मतलब होता है भूदृश्य, यानी उस चौराहे पर जहाँ पर ये दुकान है उसके ठीक सामने एक लैंडस्केप है, एक भूदृश्य है, एक पेंटिंग बनाई गई है और वो पेंटिंग गलत हो गई है, तो उसे देखकर, उस पेंटिंग को देखकर, उस भूदृश्य को देखकर लोग गुस्सा होते हैं। तो एट हैविंग द लैंडस्केप, लैंडस्केप मतलब होता है भूदृश्य, तो भूदृश्य को देखकर जो कि खराब हो गया है, विथ अ आर्टलेस पेंट, आर्टलेस कला विहीन तरीके से पेंट किए जाने के कारण। ठीक है, तो कला विहीन तरीके से पेंट या रंगे जाने के कारण या बनाए जाने के कारण वो खराब हो गया है। अर्थात वो जो पेंटिंग है ना, वो बहुत ही फूहड़ तरीके से रंग दी गई है, जल्दी जल्दी की बस चलो हो गया, किसी तरह से काम ख़त्म करो अपने घर चलो, तो उस तरह से फूहड़ तरीके से उसको रंगा गया है, तो उसको देखकर लोग गुस्सा हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं या उदास हो जाते हैं। तो एट हैविंग द लैंडस्केप, तो लैंडस्केप को देखकर, ये कहा ना कि दिन आउट ऑफ सॉर्ट, तो वो गुस्सा हो जाता है। क्यों गुस्सा होता है? कि एट हैविंग द लैंडस्केप, लैंडस्केप को देखकर, भूदृश्य को देखकर, जो कि कलाविहीन तरीके से बनाए जाने के कारण खराब हो गया है। ऑफ साइंस, और जो चिन्ह है, साइंस हैं, देखिए आप सड़क पर देखते हैं लेकिन नॉर्थ, यन मतलब नॉर्थ, एस मतलब साउथ, यानी नॉर्थ जाना है तो यन, साउथ जाना है तो यस। तो कहते हैं कि ऑफ साइंस, ये कुछ दृश्य चिन्ह, ऑफ साइंस दैट विथ यन टर्न रॉन्ग, ऑफ साइंस क्योंकि जो चिन्ह हैं, दैट विथ यन, उनमें जो यन है, टर्न रॉन्ड, उसको गलत घुमाकर बनाया गया है। एंड एस, और जो यस है टर्न रॉन्ग, उसको भी गलत घुमाकर बनाया गया है। तो यहाँ पे एट हैविंग द लैंडस्केप, तो लैंडस्केप या भूदृश्य को देखकर जो कि फूहड़ तरीके से या कलाविहीन तरीके से बनाए जाने के कारण खराब हो गया है। ऑफ साइन, और जो चिन्ह है, दैट विथ एन टर्न रॉन्ग, वहाँ पर यन को उल्टा घुमाकर बनाया गया है और यस को उल्टा घुमाकर बनाया गया है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि चिन्ह यन को गलत घुमाकर बनाया गया है और चिन्ह यस को टर्न रॉन्ग गलत घुमाकर बनाया गया है, या दोनों को जोड़कर आप ऐसे कह सकते हैं कि चिन्ह यन और यस को गलत घुमाकर बनाया गया है। यन मतलब
नॉर्थ, एस मतलब साउथ। अब इसके आगे ध्यान से समझना, ये कह रहे हैं कि ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन क्वार्ट्स और क्रूक्ड नेक्ड गोल्डन स्क्वायर्स विथ सिल्वर वार्ड्स और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन। देखिए वो जो लैंडस्केप की बात की गई जिसको देखकर लोग नाराज हो जाते हैं या उदास हो जाते हैं, वास्तव में वो लैंडस्केप एक पेंटिंग है और उस पेंटिंग में सुंदर पर्वत का चित्र बनाया गया है। ये कुछ इस प्रकार से है जैसे कि दीपावली वगैरह के ऑफ़र आ जाते हैं जब, तो जैसे बड़े बड़े मॉल होते हैं तो वहाँ पे आप देखिए वो लोग ऑफ़र लगाते हैं, बड़े बड़े बैनर लगाते हैं कि दीपावली पर सारे सामानों पर 15% की छूट, 18% की छूट, या फिर जैसे आपके सिम कार्ड में रिचार्ज के ऑफ़र आते हैं ना, तो ये एक तरह से बैनर हैं, ठीक है। तो वो लोग यानी आजकल के टाइम में जो मॉल वाले हैं वो लोग बैनर लगाते हैं, लेकिन ये जो दुकान वाले लोग हैं हमारी पोयम में, इन्होंने एक पेंटिंग छपवाई है और उस पेंटिंग में बताया है कि इनके पास क्या क्या चीज़ें हैं बेचने के लिए, ठीक है। तो ऑफर्ड, वो जो लैंडस्केप है वो ऑफ़र कर रहा है फॉर सेल, सेल का अर्थात वो बता रहे हैं कि हमारे यहाँ पे सेल लगा हुआ है। वाइल्ड बेरीज, हम लोग जंगली जामुन बेच रहे हैं इन वुडन क्वार्ट्स, लकड़ी के संदूक में भरकर, ठीक है, या लकड़ी की पेटियों में भरकर हम लोग जंगली बेरीज बेच रहे हैं, जंगली जामुन बेच रहे हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ ये क्या बेच रहे हैं, वुडन क्वार्ट्स, लकड़ी की पेटियों में, वाइल्ड बेरीज, जंगली जामुन बेच रहे हैं। ऑफर्ड फॉर सेल, इसका मतलब सीधा सीधा है कि हम लोग बेच रहे हैं, अर्थात इनके पास बेचने के लिए ये चीज़ उपलब्ध है, ठीक है। तो आप इसको सीधा सीधा कैसे पढ़ेंगे कि ये लोग लकड़ी के संदूक में भरकर या लकड़ी की पेटियों में भरकर जंगली जामुन बेच रहे हैं। और क्रूक्ड नेक्ड, क्रूक नेक्ड मतलब होता है मुड़ी हुई गर्दन वाला, ठीक है। तो मुड़ी हुई गर्दन वाला गोल्डन, सुनहरे रंग का स्क्वैश, कुम्हड़ा बेच रहे हैं, ठीक है, विथ सिल्वर वार्ट्स, जिन पर सिल्वर वार्ट हैं, चांदी के उभार हैं, ठीक है। तो मुड़ी हुई गर्दन वाले सुनहरे रंग के कुम्हड़े बेच रहे हैं जिन पर चांदी के उभार हैं। और ब्यूटी रेस्ट, और जो ब्यूटी है, सुंदरता है, रेस्ट वो आराम कर रही है इन अ ब्यूटीफुल, सुंदर माउंटेन, पर्वतीय सीन, दृश्य में, सुंदर पर्वतीय दृश्य में सुंदरता आराम कर रही है। इसका मतलब ये है कि जो वो पेंटिंग है वो बहुत ही सुंदर है और लोगों की निगाह उस पर अपने आप ही जाकर पड़ रही है, ठीक है। लेकिन यन और यस को गलत घुमाकर बनाया गया है जिसकी वजह से लोग उसको थोड़ा सा गलत मान रहे हैं, यानी यन और यस को देखकर वो लोग गुस्सा हो जा रहे हैं, लेकिन जो पेंटिंग है वो बहुत अच्छी है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहे हैं कि ब्यूटी रेस्ट, सुंदरता जो है वो आराम कर रही है, अर्थात विद्यमान है, सुंदरता विद्यमान है इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, सुंदर पर्वतीय दृश्य में। तो सुंदर पर्वतीय दृश्य में सुंदरता विद्यमान है, अर्थात लोगों की नज़र सुंदर पर्वतीय दृश्य पर पड़ रही है, ठीक है। आगे लेखक कहते हैं कि यू हैव द मनी, यू हैव द मनी, मनी अर्थात पैसा, यू हैव आपके पास है, आपके पास पैसा है, बट लेकिन इफ़ यू वांट, यदि आप चाहते हैं, टू बी मीन, कंजूस बनना, लेकिन अगर आप कंजूस बनना चाहते हैं, अब इसको पहले बाद में पढ़ना, ठीक है। वाई कीप योर मनी दिस क्रॉसली, इसको बाद में पढ़ना, पहले इसको पढ़ो। एंड गो अलोंग, एंड गो अलोंग का मतलब होता है चले जाना, और बिना कुछ खरीदे चले जाते हैं। तो वाई क्यों, कीप योर मनी अपना पैसा कीप क्यों रखते हैं, तो आप अपना पैसा क्यों रखते हैं, दिस क्रॉसली गुस्सा होकर, ठीक है। लेखक गुस्सा होकर कह रहे हैं, यानी वो थोड़ा सा कह रहे हैं कि जो आप लोग गुस्सा होकर बिना कुछ खरीदे चले जाते हैं तो फिर आप अपना पैसा रखते ही क्यों हो, ठीक है। आप लोगों ने पेंटिंग को देखा, आप लोगों ने लैंडस्केप को देखा और आप लोगों ने कहा कि ये बड़ा बेकार है और उस पर गुस्सा होकर आप लोग चले गए ना, बिना कुछ खरीदे, गो अलोंग, बिना कुछ खरीदे आप लोग गुस्सा होकर चले गए। दिस क्रॉसली का मतलब होता है गुस्सा होकर, एंड गो अलोंग का मतलब होता है बिना कुछ खरीदे चले जाना, ठीक है, सीधा साधा चले जाना। तो वाई कीप योर मनी, तो आप अपना पैसा रखते ही क्यों हो, तो यू हैव द मनी, अगर आपके पास पैसा है,
लेकिन फिर भी आप कंजूस बने रहना चाहते हैं और गुस्सा होकर बिना कुछ खरीदे चले जाते हैं, तो आप अपना पैसा रखते ही क्यों हैं? द हर्ट, जो चोट पहुंची है, टू द सीनरी, इस दृश्य को, इस सीन को जो चोट पहुंची है, अर्थात वो जो थोड़े से बेढंगे तरीके से इसको बनाया गया है, जिसकी वजह से इसकी सुंदरता खराब हो गई है, अर्थात इसके सुंदरता को जो चोट पहुंची है। वुडंट बी एनी कंप्लेंट, वुडंट बी, उसके लिए एनी कंप्लेंट, मैं कोई शिकायत नहीं करूँगा। लेखक क्या कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि जो पेंटिंग है, जो सीन है, उसे बड़े बेढंगे तरीके से बनाया गया है और इस वजह से उसकी सुंदरता को चोट पहुंची है। यानी इस सीन के, इस दृश्य के सुंदरता को जो चोट पहुंची है, वुडंट बी एनी कंप्लेंट, उसके लिए मैं थोड़ी सी भी शिकायत नहीं करूँगा। ठीक है, आप सीधे सीधे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि इस दृश्य की सुंदरता को जो आघात पहुंचा है, जो चोट पहुंचा है, उसके लिए मैं थोड़ी सी भी शिकायत नहीं करूंगा। सो मच एज, लेकिन मैं शिकायत करूंगा, द ट्रस्टिंग सैरो, विश्वसनीय दुख के लिए। ट्रस्ट मतलब होता है विश्वास, सैरो मतलब दुख, तो विश्वसनीय दुख के लिए मैं शिकायत करूंगा। ऑफ वाट इज अनसेड, वाट जो इज अनसेड, अनकहा है, अर्थात जिसको कहा ही नहीं गया। जैसे अमीर लोगों ने दृश्य को देखा, उन्होंने कहा कि ये दृश्य बड़ा बेकार है और उसकी बुराई करके गुस्सा होकर चले गए। लेकिन जो दुकानदार है, वो तो बेचारा गरीब आदमी है, उसने एक दुकान खोली है इस उम्मीद से कि उसको कुछ पैसे मिलेंगे, और आपने वहाँ से कुछ ख़रीदा ही नहीं, आप सीधा चले गए। तो उसे आप पर विश्वास था कि आप आएंगे, कुछ सामान खरीदेंगे और उसको पैसे मिलेंगे ना, तो उसको विश्वास था। तो ये है ट्रस्टिंग, कि उसको विश्वास था। सैरो का मतलब है कि आपने कुछ भी नहीं खरीदा और आप चले गए, तो इसका मतलब हो गया विश्वसनीय दुख। यानी पहले तो उसने विश्वास किया कि आप उससे कुछ खरीदोगे, लेकिन आप जब चले गए बिना कुछ खरीदे तो उसको दुख हुआ। आपने तो कह दिया कि ये पेंटिंग बेकार है और आप उस पर गुस्सा हो गए, बट व्हाट इज अनसेड, लेकिन वो दुकानदार जो था वो अपना दुख अनसेड, उसने अपना दुख नहीं कहा। हो सकता है उसको पैसों की ज़रूरत हो, लेकिन किसी ने उसकी दुकान से कुछ भी नहीं खरीदा और उसको पैसे नहीं मिले, तो वो बेचारा तो अपना दुख किसी से कह भी नहीं सकता ना। तो वही चीज़ यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इस दृश्य की सुंदरता को जो आघात पहुँचा है, जो चोट पहुँची है, या फिर इस दृश्य की जो सुंदरता खराब हो गई है, वुडंट बी एनी कंप्लेंट, उसके लिए मैं थोड़ी सी भी शिकायत नहीं करूँगा। सो मच एज, लेकिन मैं शिकायत करूँगा, द ट्रस्टिंग सैरो, उस विश्वसनीय दुख की, या फिर उस विश्वसनीय दुख के लिए मैं शिकायत करूँगा। ऑफ व्हाट इज अनसेड, जो कि कहा ही नहीं गया है। हेयर, यहाँ, फार फ्रॉम सिटी, शहर से बहुत दूर, यहाँ शहर से बहुत दूर, वी मेक, हम बनाते हैं, आवर रोड साइड स्टैंड, सड़क किनारे अपनी दुकान। तो आवर रोड साइड स्टैंड का मतलब होता है हमारी सड़क के किनारे दुकान। यहाँ शहर से बहुत दूर हम सड़क के किनारे अपनी दुकान बनाते हैं। एंड आस्क, और मांगते हैं या फिर चाहते हैं, फॉर सम सिटी मनी, शहर का सम कुछ, मनी पैसा, और शहर का कुछ पैसा मांगते हैं, टू फील महसूस करने के लिए, इन हैंड अपने हाथ में। ठीक है, तो यहाँ पे सीधे सीधे आप इसको एक ही लाइन में बोल सकते हैं कि हम लोग शहर का कुछ पैसा अपने हाथ में महसूस करना चाहते हैं। ठीक है, तो एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड, इसका सीधा मतलब इतना सा बोल सकते हैं कि हम शहर का कुछ पैसा अपने हाथों में महसूस करना चाहते हैं। यानी हम चाहते हैं कि कोई आए हमारी दुकान से सामान खरीदे और बदले में हमें पैसे मिले। टू ट्राई, और हम प्रयास करते हैं, इफ़ इट विल नॉट मेक, क्या ये नहीं बना देगा, आवर बीइंग, हमारे जीवन को, एक्सपैंड, विस्तारित, यानी क्या इससे हमारा जीवन विस्तार नहीं हो जाएगा, अर्थात जो हमारा जीवन है वो भी सुधर जाएगा। टू ट्राई, यानी हम ऐसा प्रयास करते हैं। और उसके आगे उन्होंने कहा कि इफ़ इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपैंड, इससे क्या बीइंग, जो हमारा अस्तित्व है, एक्सपैंड, एक्सपैंड मतलब होता है विस्तार। यानी हम लोग गरीब हैं, तो हमारे पास जब पैसा आएगा तो हम लोगों का जीवन भी थोड़ा सा सुधर जाएगा। तो वही वो प्रश्न पूछ रहा है
कि इफ़ इट विल नॉट मेक आवर बीइंग, क्या हमारा अस्तित्व एक्सपैंड, विस्तारित नहीं हो जाएगा, अर्थात क्या हमारा अस्तित्व सुधर नहीं जाएगा। ठीक है, टू ट्राई आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि टू ट्राई हम प्रयास करते हैं हमारे अस्तित्व को सुधारने का, या फिर हमारे अस्तित्व का विस्तार करने का हम प्रयास करते हैं। अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो आप सीधा सीधा इतना बोल सकते हैं कि इफ़ क्या इट विल नॉट, इससे नहीं, मेक बन जाएगा, आवर बीइंग हमारा अस्तित्व या हमारा जीवन, एक्सपैंड सुधर जाएगा या विस्तारित हो जाएगा। तो क्या इससे हमारा अस्तित्व विस्तार नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सीधे सीधे कह सकते हैं कि हम प्रयास करते हैं कि हमारा अस्तित्व भी सुधर जाए। टू ट्राई हो सकता है ना समझ में आया हो, तो टू ट्राई इफ़ इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपैंड, तो आप इसका सीधा सीधा बोल दीजिए कि इससे हमारा जीवन भी सुधर जाएगा। एंड गिव अस, और हमें दिया जाएगा, द लाइफ, वैसा जीवन, ऑफ द मूविंग पिक्चर्स, मूविंग पिक्चर का मतलब है जैसा कि फिल्मों में दिखाया जाता है, और हमें वैसा जीवन दिया जाएगा जैसा कि फिल्मों में दिखाया जाता है। और प्रोमिसेस, और ये हमसे वादा किया गया है, दैट द पार्टी, उस पार्टी से, इन पावर जो सत्ता में है। जैसे नेता लोग आते हैं प्रचार करने तो वो बोलते हैं हम बिजली देंगे, शिक्षा देंगे, सड़कें देंगे, तो बड़े बड़े वादे करके चले जाते हैं ना, तो वही चीज़। तो ये लोग कह रहे हैं कि गिव अस, हमें दिया जाएगा, द लाइफ, वैसा जीवन, ऑफ द मूविंग पिक्चर्स, जैसा कि फिल्मों में दिखाया जाता है। यानी फिल्मों में बहुत कुछ दिखाया जाता है कि हमारे पास सब कुछ है, गाड़ी है, बंगला है, ज़मीन है, तो ये सारी चीज़। और प्रॉमिस, ऐसा हमसे वादा किया गया है, दैट द पार्टी, उस पार्टी से, इन पावर जो सत्ता में है। इट्स सैड, उन्होंने कहा है, टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, टू बी कीपिंग, कि वो रखेंगे, फ्रॉम अस, हमारे लिए, कि वो लोग हमारे लिए रखेंगे। क्या रखेंगे, यानी यहाँ पे सीधे सीधे मतलब है कि वो लोग हमें ऐसा जीवन देंगे। ठीक है, टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, इसका सीधा सीधा मतलब है कि वो लोग हमारे लिए रखेंगे, यानी इसकी हिंदी है कि वो लोग हमारे लिए रखेंगे, लेकिन इसका हिंदी अर्थ जो हमें समझना है उसका मतलब ये होगा कि वो लोग हमें ऐसा जीवन देंगे। ठीक है, यानी हमें घर मिलेगा, सड़क मिलेगी, शिक्षा मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। फिर से कि एंड गिव अस द लाइफ, और हमें ऐसा जीवन दिया जाएगा जैसा कि फिल्मों में दिखाया जाता है। और ये वादा हमसे उस पार्टी ने किया है जो सत्ता में है, और उन्होंने कहा है कि वो हमारे लिए ऐसा ही जीवन रखेंगे, अर्थात ऐसे ही हमें सब कुछ देंगे। इट इज़ इन द न्यूज़, खबरों में ये है, दैट की ऑल दीज, इन सभी, पिटीफुल किन, दयनीय लोगों की, आर टू बी बॉट, सारी संपत्ति, बॉट आउट, खरीद ली जाएगी। खबरों में ये है कि इन सभी दयनीय लोगों की सारी संपत्ति खरीद ली जाएगी, अर्थात इनकी दुकानें खरीद लेगी सरकार, इनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर ये बेचने की या दुकान पर बैठने की, ये सारी चीज़ें करने की इनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कई बार बच्चे इसको गलत वे में समझ लेते हैं कि सरकार उनकी सारी चीज़ों को हड़प लेगी, ऐसा नहीं है। सरकार के कहने का मतलब है कि वो उनकी संपत्ति को खरीद लेगी और फिर उन्हें रहने के लिए एक अलग से जगह दे दी जाएगी, ताकि वो लोग आराम से अपना जीवन यापन कर सकें और उनको दुकान न चलानी पड़े। ठीक है, ये चीज़ें आगे बताई जाएंगी कि खबरों में ये है कि इन सभी दयनीय लोगों की सारी संपत्ति खरीद ली जाएगी, एंड मर्सीफुली, और इन पर दया करके, गैदर्ड मतलब इनको इकट्ठा किया जाएगा, इन टू लिव, रहने के लिए, इन विलेजेस, गाँवों में, और इन पर दया करके गांव में रहने के लिए इन सबको इकट्ठा किया जाएगा। नेक्स्ट टू, और ये लोग रहेंगे, टू थिएटर, नाटकशाला, एंड द स्टोर, और गोदाम के समीप। ये लोग नाटकशाला और गोदाम के समीप रहेंगे, वेयर, जहाँ, दे वोंट हैव टू थिंक, इन्हें नहीं सोचना पड़ेगा, फॉर देम सेल्व्स, अपने लिए, एनी मोर, और ज़्यादा, जहाँ पर इन्हें अपने बारे में और ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, अर्थात इनके खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं कर दी जाएंगी, इन्हें काम दे दिया जाएगा और इनकी पेमेंट भी फिक्स कर दी जाएगी, अर्थात इनको कोई काम दे दिया जाएगा नाटकशाला में या गोदाम में, और वहाँ पर ये लोग काम करेंगे। इनको कोई सामान बेचने की या दुकान चलाने की आवश्यकता नहीं होगी।
तो वेयर जहाँ पर दे वोंट हैव टू थिंक, जहाँ पर उन्हें अधिक सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फॉर देमसेल्व्स एनी मोर, अपने बारे में, तो जहाँ पर उन्हें स्वयं के बारे में या खुद के बारे में और अधिक सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वाइल ग्रेडी, जबकि लालची, गुड डूअर्स, अच्छा करने वाले, जबकि लालची अच्छा कार्य करने वाले या लालची अच्छा काम करने वाले, बेनिफिसेंट, बीस्ट ऑफ प्रे, प्रे मतलब होता है शिकार, बीस्ट मतलब जानवर, बेनिफिसेंट मतलब होता है लाभकारी, शिकार के लाभकारी जानवर हैं। बहुत सारे ऐसे नेता होते हैं जो गरीबों का पैसा ही हड़प लेते हैं। ठीक है, सरकार की तरफ से बहुत सारा पैसा आता है कि विकास करो, गरीबों का विकास करो, उनको खाने के लिए दो, सड़कें बनवाओ, लेकिन बहुत सारे ऐसे नेता होते हैं जो प्रे अर्थात शिकार के लाभकारी जानवर होते हैं, यानी जो पैसा सरकार की तरफ से आता है उसको खा जाते हैं। तो वही चीज़, बेनिफिसेंट बीस्ट ऑफ प्रे मतलब शिकार, यानी जो पैसा आ रहा है, बीस्ट मतलब खाने वाले जानवर हैं, बेनिफिसेंट लाभकारी, शिकार के लाभकारी जानवर हैं। स्वाम ओवर, ये मंडराते रहते हैं देयर लाइफ्स, उनके जीवन के ऊपर। ये जो लालची नेता हैं, लालची अच्छा काम करने वाले हैं, जो अच्छा काम करने का ढोंग करते हैं, ये लोग उन गरीब लोगों के जीवन के ऊपर मंडराते रहते हैं। इन्फोर्सिंग बेनिफिट्स, इन्फोर्स और उनको विवश करते हैं, बेनिफिट लाभ प्राप्त करने के लिए, और उनको लाभ प्राप्त करने के लिए विवश करते हैं। अर्थात यहाँ पे लेखक कहना चाहते हैं, पहले इसको समझो कि यहाँ पे क्या कहा गया। यहाँ पे कहा गया कि वो लोग, ये अच्छा करने वाले या अच्छा कार्य करने का ढोंग करने वाले जो लोग हैं, वो उनके जीवन पर मंडराते रहते हैं और उनको लाभ प्राप्त करने के लिए विवश करते हैं। ये बात यहाँ पर कही गई, लेकिन इसका तात्पर्य ये है कि वो जो नेता हैं, वो जो लालची लोग हैं, वो सिर्फ झूठ मूठ का दिखाते हैं कि इनके साथ ये काम किया गया, इनको ये लाभ दिया गया। यानी कहने का मतलब है कि वो आपको, अगर आपके नाम से 20 रुपया आया है तो वो आपको 5 दे देंगे, 15 खुद खा जाएंगे। समझ रहे हो? अगर आपको 5 नहीं मिला तो पूरा का पूरा 20 तो खा नहीं सकते, पूरा 20 खा जाएंगे तो फंस जाएंगे ना। उनको ये भी तो दिखाना है कि हाँ इनको ये लाभ मिला है, तो इसलिए वो आपको 5 देंगे। तो लाभ प्राप्त करने के लिए आपको विवश कर रहे हैं, अर्थात झूठ मूठ का आपको लाभ दे रहे हैं, लेकिन असल में किसका लाभ हो रहा है? उस नेता का या उस अच्छा काम करने वाले, ढोंग करने वाले व्यक्ति का, क्योंकि 15 तो वो खुद खा रहा है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये लोग उनके जीवन पर, उन गरीब लोगों के जीवन पर मंडराते रहते हैं और उनको लाभ प्राप्त करने के लिए विवश करते हैं। दैट आर कैलकुलेटेड, और गणना की जाती है, टू सूद, शांत करने के लिए, देम आउट ऑफ देयर विट्स, उनकी विट्स, बुद्धिमत्ता को। यहाँ पे सीधी सीधी बात है कि वो लोग उनकी बुद्धिमत्ता को शांत करने के लिए, सूद देम, कैलकुलेटेड, गणना करते हैं। अर्थात यहाँ पर वो कहना चाहते हैं कि वो लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं जो कि इन लोगों की समझ से बिल्कुल परे होती है, अर्थात समझ में ही नहीं आती। किसी नेता की बात सुनिए आप, आपको आधे से ज़्यादा बातें तो समझ में ही नहीं आएंगी कि ये किस चीज़ का प्रॉमिस कर रहा है। जैसे अगर कोई वो योजना लेके आया है, तो कोई भी योजना लेके आया हो तो वो आपको समझ में ही नहीं आता थोड़ा सा। यानी वो लोग ऐसी बातें करते हैं कि जो कि समझ में ही नहीं आता, समझ से परे होती हैं। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे कही जा रही है कि दैट आर कैलकुलेटेड, वो ऐसी गणना करते हैं, टू सूद देम, जो शांत कर देती है, आउट ऑफ देयर विट्स, उनकी बुद्धिमत्ता को, अर्थात जो उनकी बुद्धिमत्ता से परे होती है। वो लोग ऐसी गणना करते हैं जो उनकी बुद्धिमत्ता से परे होती है, अर्थात वो लोग ऐसी बातें करते हैं जो इन गरीब लोगों को समझ में ही नहीं आती। ठीक है, तो आप इसको सीधे सीधे ऐसे भी बोल सकते हैं कि उनकी बुद्धिमत्ताओं को शांत करने के लिए वो लोग गणना कर लेते हैं, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि वो लोग ऐसी बातें करते हैं जो कि उनको समझ में ही नहीं आती। एंड बाय टीचिंग देम, और बाय टीचिंग देम, उनको सिखाकर, ये गरीब लोगों को सिखाकर कि हाउ टू स्लीप, कि सोना कैसे है। अर्थात वो नेता लोग इतने वादे कर देंगे आपसे कि आप सोचोगे कि बस अब मेरा जीवन तो बड़े आराम से कट जाएगा, अब मैं चैन की नींद सोऊंगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि एंड बाय टीचिंग, और ये सिखाकर, ये बताकर, हाउ टू स्लीप, कि सोना कैसे है। नेता लोग उनको बताते हैं कि सोना कैसे है। दे स्लीप ऑल डे, और इसके बाद क्या होता है कि दे स्लीप, वो खुद सोते रहते हैं ऑल डे, पूरा दिन।
यानी इन गरीब लोगों को ये सिखाकर कि सोना कैसे है, दे स्लीप ऑल डे, वो लोग खुद ही पूरा दिन सोते रहते हैं। डिस्ट्रॉय, वो नष्ट कर देते हैं, देयर स्लीपिंग, उनकी नींद को, एट नाइट, रात की, उनकी रात की नींद को वो नष्ट कर देते हैं, द एंशिएंट वे, प्राचीन तरीके से, अर्थात वो प्राचीन तरीके से उनकी रात की नींद नष्ट कर देते हैं। और यहाँ पे लेखक कहना चाहता है कि हमेशा से ऐसे ही होता आया है। नेता बड़े बड़े वादे करते हैं लेकिन कभी भी वो अपने वादों पर खरे नहीं उतरते, अर्थात प्राचीन तरीके से, अर्थात जैसे कि हमेशा होता आया है उसी तरह से ये लोग भी झूठे मूठे वादे करके अपनी बातों से पलट जाते हैं। समटाइम्स आई फील माई सेल्फ, समटाइम्स, कभी कभी, आई फील माई सेल्फ, मैं खुद में ही महसूस करता हूँ, आई कैन, कि मैं, कैन हार्डली बियर, बियर मतलब महसूस, बियर मतलब होता है सहन करना, तो कैन हार्डली, बड़ी मुश्किल से, बियर, सहन कर सकता हूँ। तो समटाइम्स, कभी कभी, आई फील माई सेल्फ, मैं स्वयं में महसूस करता हूँ कि आई कैन हार्डली बियर, कि मैं मुश्किल से ही सहन कर सकता हूँ, द थॉट, विचार, ऑफ सो मच, इतनी ज़्यादा, चाइल्डिश, बचकानी, लॉन्गिंग इन वेन, लॉन्गिंग इन वेन, वेन मतलब होता है व्यर्थ की, लॉन्गिंग इच्छा, तो व्यर्थ की इच्छा, तो इतनी ज़्यादा, सो मच, बचकानी, व्यर्थ की इच्छा का विचार, इतनी ज़्यादा बचकानी, व्यर्थ की इच्छा का विचार, ठीक है। तो कभी कभी मैं खुद में ही महसूस करता हूँ कि मैं बड़ी मुश्किल से सहन कर सकता हूँ इतनी ज़्यादा व्यर्थ की बचकानी इच्छा का विचार। द सैडनेस, जो सैडनेस है, जो दुख है, उदासी है, दैट लर्क्स, वो छुपी रहती है, नियर द ओपन विंडो, खुली हुई खिड़की के, नियर, पास में या नज़दीक, खुली हुई खिड़की के नज़दीक उदासी छिपी रहती है, देयर, वहाँ पर, यानी वो जो दुकानें हैं उसका जो मालिक है वो उदास होकर बैठा है क्योंकि कोई भी गाड़ी उसकी दुकान के सामने रुक नहीं रही है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि उदासी वहाँ पर खुली हुई खिड़की के नज़दीक छिपी रहती है, दैट वेट्स, और वो इंतज़ार करते हैं, वो जो दुकानदार हैं वो इंतज़ार करते हैं, ऑल डे, पूरे दिन, इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, और खुले रूप से प्रार्थना करते हैं कि कोई एक गाड़ी आ जाए, कोई भी एक ख़रीदार आ जाए, ठीक है। तो दैट वेट्स ऑल डे, वो पूरे दिन इंतज़ार करते हैं, इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, और खुले रूप से प्रार्थना करते हैं, अर्थात वो लगभग पूरे ही दिन खुले रूप से प्रार्थना करते हुए इंतज़ार करते हैं, ठीक है। किस चीज़ का इंतज़ार करते हैं, आगे बोल रहे हैं, फॉर द सीक्वल ऑफ ब्रेक्स, ब्रेक्स के चीखने की आवाज़ का, यानी जब गाड़ी पर बहुत तेज़ी से ब्रेक लगाई जाती है तो गाड़ी एक अजीब तरह की आवाज़ करते हुए रुक जाती है, ठीक है। चक्का जो होता है, जो टायर्स होते हैं, वो पहिया भी कभी कभी स्लिप करता हुआ चला जाता है आगे तक, ठीक है, यानी बहुत ज़ोरों से जब आप ब्रेक लगा दें, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहे हैं कि ब्रेक्स के चीखने की आवाज़ का इंतज़ार करते हैं। वो लोग किस किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि ब्रेक्स के चीखने की आवाज़ का इंतज़ार करते हैं, यानी जब ब्रेक्स चीखेंगी तो इसका मतलब ये होगा कि गाड़ी रुक गई और कोई व्यक्ति उस गाड़ी से नीचे उतरकर हमारी दुकान पर आएगा और कुछ सामान खरीदेगा। तो ब्रेक्स के चीखने की आवाज़ का इंतज़ार करते हैं, द साउंड ऑफ स्टॉपिंग कार, स्टॉपिंग कार, रुकती हुई कार के साउंड, आवाज़ का इंतज़ार करते हैं, ठीक है। तो ब्रेक्स के चीखने की आवाज़ का इंतज़ार करते हैं, या और स्टॉपिंग कार, रुकती हुई कार की आवाज़ का इंतज़ार करते हैं, ऑफ ऑल, उन सभी, थाउजेंड सेल्फिश, थाउजेंड, हज़ारों, सेल्फिश मतलबी, स्वार्थी, कार्स, कार के, दैट पास, जो वहाँ से गुजरती हैं, वहाँ से गुजरने वाली हजारों स्वार्थी कारों का, ऑफाल, वो इंतज़ार करते हैं, ठीक है। हजारों स्वार्थी कारें जो वहाँ से गुजरती हैं उन सभी के लिए वो क्या करते हैं, इंतज़ार करते हैं या प्रार्थना करते हैं कि कोई एक गाड़ी रुके और हमारी दुकान से आकर वो सामान खरीदे।
जस्ट वन, और अगर कभी कोई जस्ट वन कोई एक गाड़ी टू इंक्वायर रुकती भी है तो टू इंक्वायर वो ये पूछने के लिए रुकती है। देखिए जस्ट वन, और अगर कोई एक गाड़ी रुकती भी है टू इंक्वायर, इंक्वायर मतलब इंक्वायरी करना, पूछना, तो वो ये पूछने के लिए रुकती है कि वाट अ फार्मर्स प्राइसेस आर, कि फार्मर्स प्राइस किसान का मूल्य क्या है। अगर कोई एक गाड़ी कभी रुकती भी है तो ये पूछने के लिए रुकती है कि किसान का मूल्य क्या है, अर्थात वो जो सामान बेच रहे हैं उसकी कीमत क्या है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं बस दुकान में आएंगे और आपका पूरा दुकान उथल पुथल करेंगे, कुछ भी लेना देना नहीं है, लेकिन हर चीज़ का वो हिसाब निकालेंगे कि ये कितने का है, ये कितने का है, अच्छा ये ख़राब है, ये नहीं लेंगे, ठीक है। एंड वन डिड स्टॉप, और वन डिड वन, और कुछ गाड़ियाँ ऐसी भी रुकती हैं, डिड स्टॉप यानी कुछ गाड़ियाँ ऐसी भी रुकती हैं बट ओनली, जो केवल टू प्लो अप ग्रास, प्लो अप ग्रास घास को उखाड़ने के लिए। अब फिर से कि एंड वन, और कोई ऐसी गाड़ी भी होती है डिड स्टॉप जो रुकती है, यानी कभी कभी ऐसी गाड़ियाँ भी रुकती हैं बट ओनली टू प्लो, जो कि केवल प्लो करती हैं अब ग्रास घास को, जो कि घास को केवल उखाड़ती हैं, अर्थात वो गाड़ियाँ आकर रुकती हैं और उस गाड़ी से व्यक्ति उतरकर कुछ घास को उखाड़कर अपने साथ लेकर चला जाता है, ठीक है। या फिर ऐसे भी इसको बता सकते हैं आपके अध्यापक कि गाड़ियाँ रुकती हैं और उसके टायर्स में जो घास वगैरह लगी होती है उसका गाड़ी का ड्राइवर उस घास को साफ़ करता है और फिर गाड़ी में बैठकर चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट वन टू इंक्वायर वाट फार्मर प्राइजेस आर, और कुछ कार्य रुकती हैं जो कि केवल किसान का मूल्य या कीमत जानने के लिए रुकती हैं, अर्थात वो लोग जानना चाहते हैं कि किसान जो सामान बेच रहा है उसकी कीमत क्या है। ये तो हो गया था कि एंड वन डिड स्टॉप, और एक कार रुक जाती थी बट ओनली टू प्लो, परंतु केवल घास को घास को प्लो करने के लिए, उखाड़ने के लिए, ठीक है। और कुछ गाड़ी ऐसे भी बोल सकते हैं कि कुछ गाड़ियाँ केवल इसलिए रुकती हैं क्योंकि उनको घास को उखाड़ना होता है या बर्बाद करना होता है, ठीक है। दोनों तरह से क्लियर रहना चाहिए, मैं नहीं चाहता आपको डाउट हो, क्योंकि देखिए बहुत सारे गार्डन्स भी होते हैं जहाँ पे गाड़ियाँ जाती हैं तो वहाँ की सारी घास बर्बाद हो जाती है, तो उसको भी बोल सकते हैं ऐसा भी कि वहाँ पे कुछ गाड़ियाँ ऐसी भी आती हैं जो कि केवल घास को बर्बाद करती हैं, घास को उखाड़ देती हैं, ठीक है। तो एंड वन डिड स्टॉप, और एक कार ऐसी भी रुकती है या फिर कुछ कारें ऐसी भी रुकती हैं जो कि केवल घास को बर्बाद करने के लिए रुकती हैं। इन यूजिंग द यार्ड, यहाँ पे कह रहे देखिए कैसे घास को बर्बाद करती हैं कि इन यूजिंग द यार्ड, वो यार्ड को अर्थात खुले स्थान को, अहाते को यूज करते हैं, ये उपयोग करते हैं टू बैक, गाड़ी को बैक करने के लिए, एंड टर्न अराउंड और मोड़ने के लिए, अर्थात वो लोग खुले स्थान का, यार्ड का, अहाते का उपयोग गाड़ी को पीछे लेकर टर्न अराउंड और घुमाकर मोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं। तो जहाँ तक गाड़ी जाएगी तो वो क्या होगा कि घास जो होगी वहाँ की वो दब जाएगी यानी ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो गार्डन वगैरह में घास फैशन के लिए भी लगाई जाती है ताकि वो अच्छी लगे। बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें हैं, वो सब नहीं करेंगे हम, यहाँ पे अपने चैप्टर पर रहेंगे। आगे कहते हैं कि एंड अनदर, और कुछ गाड़ियाँ ऐसी भी रुकती हैं टू आस्क, जो केवल पूछती हैं कि द वे, जो ये रास्ता है, टू वेयर इट वाज बाउंड, ये वेयर इट वाज बाउंड ये कहाँ तक जाता है, अर्थात इसकी सीमा कहाँ पर है। बहुत सारे लोग आपको भी रास्ते में मिलते हैं, वो पूछते होंगे आपसे कि भाई हमको इलाहाबाद जाना है, कौन सा रास्ता लें, हमको कानपुर जाना है, कौन से रास्ते से जाएं, हमको दिल्ली जाना है, कौन से रास्ते से जाएं। तो पूछते हैं ना बहुत सारे लोग आपसे, तो आप उनको बताते हो। तो उसी तरह से वो लोग दुकान पर रुकते हैं और उससे पूछते हैं कि इस रास्ते की बाउंड कहाँ तक है, सीमा कहाँ तक है, अर्थात ये रास्ता कहाँ जाता है। एंड अनदर, और कुछ गाड़ियाँ रुकती हैं टू आस्क, ये पूछने के लिए, कुड दे सेल, कि क्या ये दुकान के लोग सेल बेच सकते हैं उनको अ गैलन। गैलन का मतलब होता है तरल नापने की मात्रा, जैसे केजी ठोस नापने की मात्रा, किलोग्राम, उसी तरह से गैलन होता है ये तरल नापने की मात्रा होता है, ठीक है। तो 1 गैलन गैस ईंधन। तो अनदर, कुछ गाड़ियाँ रुकती हैं टू आस्क, ये पूछने के लिए कि कुड दे सेल, कि क्या वे लोग बेच सकते हैं उनको, उन गाड़ियों के ओनर को, मालिक को, अ गैलन ऑफ गैस, 1 गैलन गैस,
ईंधन यानी कि पेट्रोल। कुछ गाड़ियाँ सीएनजी पर भी चलती हैं ना, तो वही चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा सीधा कि वो गाड़ी के लोग रुकते हैं और उस दुकान वाले से पूछते हैं कि क्या आप 1 गैलन गैस बेच सकते हो, अर्थात क्या आपके पास गैस मिलेगी, क्योंकि गाड़ी का फ्यूल ख़त्म हो गया है। दे कुड नॉट, वो नहीं बेच सकते। वो दुकानदार है बेचारा, वो सब्जी बेच रहा है, जामुन बेच रहा है, कुम्हड़ा बेच रहा है, लेकिन उसके पास गैस तो है नहीं। अब ऐसा तो है नहीं कि छोटी मोटी दुकान खोल के हम गैस पेट्रोल पंप ही खोल लें, आओ भाई लो डीजल लो पेट्रोल लो लेके जाओ, नहीं ना। तो दे कुडंट, वो नहीं बेच सकते। दिस क्रॉसली, इस पर गुस्सा होकर दे हैड नन, वो गाड़ी के लोग कहते हैं कि दे हैड नन, इनके पास कुछ भी नहीं है। डिडंट इट सी, अब ये लेखक कह रहे हैं कि क्या उन गाड़ी वालों ने देखा नहीं, क्या उन लोगों ने देखा नहीं, अर्थात क्या उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि इस बेचारे गरीब दुकानदार के पास बहुत सारी चीज़ें हैं, जामुन है, कुम्हड़ा है, बहुत सारी कलाकृतियाँ हैं, बहुत सारे सामान हैं, तो क्या उन लोगों ने देखा नहीं। नो, नहीं। इन कंट्री मनी, कंट्री मतलब है देश से, यहाँ पे एक और कंट्री है, इस कंट्री का मतलब है गांव से, ठीक है। तो पहली कंट्री का मतलब है देश से। इन कंट्री मनी, देश के पैसे में, द कंट्री स्केल ऑफ गेन, द कंट्री गांव के स्केल ऑफ गेन, लाभ का स्तर। स्केल ऑफ गेन का मतलब होता है लाभ का स्तर, कंट्री का मतलब गांव के। तो नो, नहीं। कंट्री मनी, देश के पैसे में, द कंट्री गांव के लाभ का जो स्तर है, द रिक्वेस्टिंग लिफ्ट ऑफ स्पिरिट, इसका मतलब होता है, रिक्वेस्टिंग मतलब होता है अपेक्षित, यानी जिसकी अपेक्षा की जा रही हो, ठीक है। लिफ्ट ऑफ स्पिरिट, उत्थान का भाव, इसका मतलब होता है उत्थान का भाव, ठीक है। तो रिक्वेस्टिंग लिफ्ट ऑफ स्पिरिट, इस पूरे का मतलब हो जाएगा कि अपेक्षित उत्थान का भाव, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि लाइफ ऑफ स्पिरिट, उत्थान का रिक्वेस्टिंग अपेक्षित भाव। क्लियर है, कुछ भी डाउट्स नहीं होने चाहिए। इस पूरे का केवल इतना सा मतलब है कि द रिक्वाइस्ड लिफ्ट ऑफ स्पिरिट, इसका मतलब है कि उत्थान का अपेक्षित भाव, हैज़ नेवर बीन फाउंड, कभी भी नेवर, कभी भी नहीं, फाउंड मिला, पाया गया, कभी भी नहीं पाया गया। नो, नहीं। देश के धन में गांव के लाभ का स्तर, द रिक्वायर्ड लिफ्ट ऑफ स्पिरिट, उत्थान का अपेक्षित भाव, हैज़ नेवर बीन फाउंड, कभी भी पाया नहीं गया। और शो, और इसीलिए द वॉइस, आवाज़ ऑफ द कंट्री, गांव की, सीम्स टू कंप्लेन, शिकायत करती हुई सुनाई देती है। और सो, और इसीलिए द वॉइस ऑफ द कंट्री, गांव की आवाज़, सीम्स टू कंप्लेंट, शिकायत करते हुए सुनाई देती है, ठीक है। और इसीलिए गांव की आवाज़ शिकायत करते हुए सुनाई देती है। आप लोगों ने न्यूज़ वगैरह में देखा होगा ना कि किसान लोगों ने हड़ताल कर दी, तो गांव के जो लोग हैं वो शिकायत करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि देश के धन में गांव का जो लाभ का स्तर है, यानी जिस पैसे से गांव का लाभ होना चाहिए, वो तो कभी मिलता ही नहीं। यानी गांव के लाभ के लिए जिस धन की अपेक्षा की जाती है, रिक्वेस्ट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट, जिस धन की इच्छा की जाती है कि इस धन से गांव का लाभ होगा, हैज़ नेवर बीन फाउंड, वो तो कभी मिलता ही नहीं है। और इसीलिए गांव की आवाज़ शिकायत करते हुए सुनाई देती है। आई कांट हेल्प, मैं सहायता नहीं कर सकता, ऑनिंग द ग्रेट रिलीफ, ग्रेट रिलीफ अर्थात अधिक लाभ देने में, आई कांट हेल्प, मैं सहायता नहीं कर सकता, अधिक लाभ देने में या अधिक राहत देने में मैं सहायता नहीं कर सकता। इट वुड बी, यानी मैं सहायता नहीं कर सकता, तो अधिक लाभ देने में या अधिक राहत देने में मैं सहायता नहीं कर सकता। टू पुट दीज पीपल, नहीं तो मैं दीज पीपल, इन लोगों को, एट वन स्ट्रोक, एक ही बार में, आउट ऑफ देयर पेन, एक ही झटके में, आउट बाहर निकाल देता, ऑफ देयर पेन, इनके दर्द से, इनके दर्द से मैं इनको एक ही झटके में बाहर निकाल देता। कह रहे हैं कि आई कांट हेल्प ओनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी, तो आई कांट हेल्प, मैं सहायता नहीं कर सकता, ओनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी,
विशेष राहत पाने में, विशेष राहत प्रदान करने के लिए मैं सहायता तो नहीं कर सकता, नहीं तो मैं इन लोगों को एक ही झटके में इनके दर्द से बाहर निकाल देता। ठीक है, तो एंड देन और अगले दिन, नेक्स्ट डे, एंड देन और तब, नेक्स्ट डे अगले दिन, और तब अगले दिन, एज आई कम बैक जब मैं वापस आता हूँ, इनटू द सीन अपने होशो हवास में। अर्थात बहुत बार ऐसा भी होता है, आपके साथ भी होता होगा कि जब आप सामने वाले को बहुत दुख में देखते हैं तो आप अपना दुख भूल जाते हैं और आप उसकी किसी न किसी तरह से मदद करना चाहते हैं, लेकिन फिर कभी जब उसकी आप मदद कर देते हैं या नहीं कर पाते, तो वापस जब कुछ दिनों के बाद अपने वास्तविक हालात में आप आते हैं तो आप दुनियादारी की सारी बातों को भूलकर अपने बारे में सोचने लगते हैं। तो वही चीज़ लेखक कह रहे हैं कि जब तक इनके दुख को मैंने देखा तो मैं तो चाहता था कि इनको एक ही झटके में इनके दुख से बाहर निकाल दूं, लेकिन मैं इसमें सहायता तो नहीं कर सकता। इसीलिए अगले दिन जब मैं अपने होशो हवास में वापस आता हूँ तो आई वंडर, तो मैं आश्चर्य करता हूँ कि हाउ आई शुड लाइक, कि मैं कैसे पसंद करूँगा, यू टू कम, आपको बुलाने में, टू मी, अपने पास। कि मैं आश्चर्य करता हूँ कि मैं आपको अपने पास बुलाना कैसे पसंद करूँगा। अर्थात मैं आश्चर्य करता हूँ कि मैं आपको अपने पास बुलाना पसंद करता हूँ, अर्थात मैं आपको अपने पास बुलाना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं जब अपने होशो हवास में वापस आता हूँ तो मैं आश्चर्य करता हूँ कि मैं कैसे आप सभी को अपने पास बुलाना चाहता हूँ, यानी मैं चाहता हूँ कि आप सभी मेरे पास आएँ। एंड ऑफ़र मतलब होता है प्रस्ताव, और मुझे वो प्रस्ताव रखें टू पुट मी जेंटली, कि मुझे बड़े आराम से आउट ऑफ माई पेन, मेरे दर्द से आउट, बाहर निकाल दें, और मेरे सामने प्रस्ताव रखकर मुझे मेरे दर्द से बड़े ही आराम से बाहर निकाल दें। अर्थात यहाँ पे ये अपील कर रहे हैं कि आप सभी को, यानी हम सभी को, वो जो रोड साइड स्टैंड होते हैं, यानी सड़क के किनारे छोटी छोटी दुकानें होती हैं, उन दुकानों पर जाना चाहिए और उन गरीब लोगों से, बेचारों से कुछ ना कुछ ख़रीदना चाहिए, ताकि उनको कुछ पैसा मिल सके और वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी, कि आई वंडर, मैं आश्चर्य करता हूँ कि मैं आपको अपने पास बुलाना पसंद करता हूँ, अर्थात आप सभी को मेरे पास आना चाहिए और प्रस्ताव रखकर मुझे मेरे दर्द से बड़े आराम से या बड़ी कोमलता से बाहर निकाल देना चाहिए। सीधे सीधे कि आपको उन सभी छोटी मोटी दुकान वालों से भी कुछ ना कुछ ख़रीदना चाहिए। ठीक है, तो यहीं पर अपील है, ये अपील है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा की गई है और यहीं पर चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने मित्रों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, और सबसे ज़रूरी बात, आपने इस चैप्टर से क्या सीखा कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि अगर दूसरे बच्चे इस चैप्टर से कोई सीख प्राप्त ना कर सके हों तो वो आपके कमेंट को पढ़कर कुछ नई चीज़ें सीख सकें। अगले वीडियो लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ हम फिर से मिलेंगे। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करना है, और अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह से आप हमारे साथ तैयारी कर सकें।